चलिए शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देते हैं। ये चैनल शोर के लिए नहीं है, ये क्लैरिटी के लिए है। तो अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो आपका ध्यान चुराए नहीं बल्कि आपकी जागरूकता को बढ़ाए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो हर वक्त स्क्रॉल करता रहता है, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। जरा सोचिए, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? तेल? नहीं, वो है हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन। असल में अगर किसी भी तरह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सकता है तो पैसा तो बन ही जाएगा। और ये एक ऐसा खेल है जिसे सोशल मीडिया ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया बिल्कुल फ्री लगता है ना? पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई सर्विस फ्री है तो आप उसके कस्टमर नहीं हैं, आप ही वो प्रोडक्ट है जिसे बेचा जा रहा है। जी हाँ, हमारी अटेंशन को खरीदा और बेचा जा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? ऐसे एआई सिस्टम्स जो शायद हमारी भावनाओं को हमसे भी बेहतर समझते हैं। तो आज का ये विश्लेषण इसी टेक्नोलॉजी को समझने और उसे समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में है। तो चलिए इस पूरे फ्री वाले मॉडल को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना कोई सस्ता काम नहीं है। अकेले फेसबुक को ही देख लीजिए, उनके 18 डेटा सेंटर्स हैं और इनको बनाने और चलाने में $20 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया है। तो सवाल सीधा सा है, जब कंपनियां इतने अरबों डॉलर लगा रही हैं तो वो हमें सब कुछ फ्री में क्यों दे रही हैं? जवाब है, क्योंकि ये एक सौदा है। जब भी कोई किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना अकाउंट बनाता है तो असल में वो एक डील कर रहा होता है। डील ये है कि फ्री एंटरटेनमेंट और नेटवर्किंग के बदले हम अपना पर्सनल डेटा उस कंपनी को दे रहे हैं। वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम बिना पढ़े क्लिक कर देते हैं ना, वो असल में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने जैसा ही है। और ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है, ये खरबों का खेल है। आपको अंदाजा है, 2023 में सोशल मीडिया मार्केट की कीमत थी $231 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बस एक ही चीज पर टिका है, हमारी अटेंशन को एडवर्टाइजर्स को बेचना। आज हमारा डेटा इतना कीमती इसलिए है क्योंकि इसी डेटा का इस्तेमाल हमारे बिहेवियर को, हमारे फैसलों को बदलने के लिए किया जाता है। तो सवाल यह है कि ये कंपनियां हमारी अटेंशन को पकड़कर रखती कैसे हैं? उनके जो एल्गोरिदम हैं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से सीख ली है। वो ये कि गुस्सा और विवाद लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखने में सच्चाई या अच्छी बातों से कहीं ज्यादा कामयाब हैं। एल्गोरिदम को बस एक चीज समझ आती है, कंट्रोवर्सी से एंगेजमेंट मिलता है, एजुकेशन से नहीं। और इसका जो साइकिल है वो बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक है। देखिए, गुस्से से क्या होता है? लोग कमेंट्स करते हैं। ज्यादा कमेंट से क्या होता है? पोस्ट की रीच बढ़ जाती है, और जब रीच बढ़ती है तो पैसा बनता है। एल्गोरिदम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वो सच है या जहर। उसे बस एक चीज चाहिए, रिएक्शन। और बस यही वजह है कि जो शांत और समझदारी की बातें होती हैं वो कहीं खो जाती हैं, और जो भड़काने वाली आवाजें हैं वो ट्रेंड करने लगती हैं। तो मतलब साफ है, एल्गोरिदम क्या है? एक मशीन। उसे हमारी खुशी या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बस एक ही गोल है कि हम प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम हम देंगे उतने ही ज्यादा एड्स देखेंगे और कंपनी उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगी। सिंपल। ये जो सिस्टम है ये सिर्फ समाज पर असर नहीं डाल रहा, ये हमारे दिमाग को भी रीवायर कर रहा है। जरा सोचिए, हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हम असल में एक डिजिटल स्लॉट मशीन का हैंडल खींच रहे होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को बनाया ही एक कसीनो की तरह गया है, जहां हर कोई जैकपॉट की उम्मीद में लगा रहता है। कभी स्क्रॉल किया तो कोई लाइक मिल गया या कोई फनी वीडियो दिख गया और अच्छा महसूस हुआ। कभी कुछ ऐसा दिखा जिसने गुस्सा दिला दिया, कोई भड़काऊ पोस्ट या कोई फालतू की बहस। और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। यही चीज, ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है। और ये जो डोपामाइन का लूप बनता है ना, ये हमारे लंबे समय तक फोकस करने की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और यही वजह है कि आज किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है, खामोशी में बेचैनी होती है और उंगलियां अपने आप स्क्रॉल करती रहती है। अब बात करते हैं एक और खतरनाक पहलू की। ऑनलाइन दुनिया में ना, हमारे एक्शन का जो नतीजा होता है वो अक्सर गायब हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग ऑनलाइन वो काम कर जाते हैं जो असल दुनिया में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि पकड़े जाने का या जवाब देने का कोई डर नहीं है। सोचिए, जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो हम उनकी आंखों में देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं, हमें तुरंत फीडबैक मिलता है। ये सब चीजें हमें कंट्रोल में रखती हैं। लेकिन ऑनलाइन ये सब गायब है।
इसका एक खतरनाक उदाहरण है 1974 का मरीना एब्रामोविच का एक आर्ट परफॉर्मेंस। उन्होंने दर्शकों को अपने साथ कुछ भी करने की खुली छूट दे दी, बिना किसी नतीजे के डर के। और जो हुआ वो हैरान करने वाला था। कुछ ही घंटों में लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, यहां तक कि उन पर एक लोडेड गन भी तान दी। ये एक पुरानी कहावत को सच साबित करता है। अगर किसी इंसान का असली चेहरा देखना है तो उसे एक मुखौटा दे दो। इंटरनेट पर ये गुमनामी, ये एनोनिमिटी उसी मुखौटे का काम करती है जो हमारे सारे कंट्रोल को हटा देती है। और प्लेटफॉर्म्स, वो तो ऐसे बिहेवियर को और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इससे उन्हें क्या मिलता है? एंगेजमेंट, कमेंट्स, शेयर, लड़ाई झगड़े। नतीजा, लोग ऑनलाइन वो सब कह जाते हैं जो वो कभी किसी के मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। हम जो भी करते हैं, हर एक लाइक, हर कमेंट, हर शेयर, हर स्क्रॉल, वो हमारे बारे में एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना रहा है। ये डेटा सिर्फ हमें ऐड दिखाने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहा। नहीं, ये हमारे दिमाग का एक पूरा नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स को हमारे डर पता हैं, हमारी सोच पता है, हमारी कमजोरियां पता हैं। उन्हें ये तक पता है कि हमें अकेलापन कब महसूस होता है। इसका एक उदाहरण सुनिए। जब एक जर्नलिस्ट ने टिंडर से अपना डेटा मांगा तो कंपनी ने उसे 800 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी। 800 पेज। उसमें उसकी पर्सनल लाइफ की ऐसी ऐसी बातें थी जो उसे खुद भी याद नहीं थीं। और सोचिए, इस डेटा का इस्तेमाल कहाँ होता है? सिर्फ हमें चीजें बेचने के लिए नहीं, बल्कि हमारी राजनीतिक सोच को बदलने के लिए, समाज में फूट डालने के लिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां लाखों फेसबुक यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल अमेरिकी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया गया। ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इको चेम्बर्स बना देते हैं, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हमें सिर्फ वही बातें दिखाई और सुनाई देती हैं जिन्हें हम पहले से मानते हैं। और ये कोई गलती से नहीं होता, ये जानबूझकर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे फायदा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या हम अपनी अटेंशन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं? जवाब है हाँ। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म फिक्स हैं, जैसे कोई भी ऐप इस्तेमाल करने के बाद एक एनर्जी ऑडिट कीजिए। खुद से पूछिए, इस ऐप को यूज करके मुझे एनर्जी मिली या मेरी एनर्जी चली गई? फालतू की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और जो ऐप्स आपको थकावा महसूस कराते हैं उन्हें फोन से हटा ही दीजिए। और लॉन्ग टर्म आदतों की बात करें तो स्क्रीन से मिलने वाले सस्ते डोपामीन की जगह मेहनत वाले रिवॉर्ड्स को अपनाइए, जैसे एक्सरसाइज करना, कुछ नया सीखना। धीरे धीरे पढ़िए, चलिए और सोचिए, और लगातार शोर शराबे की जगह शांति और खामोशी को चुनिए। आखिर में एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है। हम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारी यादें बनती हैं, और हमारी यादें ही तो हमारी पहचान बनाती हैं। तो अगर कोई और हमारी अटेंशन को कंट्रोल कर रहा है तो असल में वो हमारी पहचान को कंट्रोल कर रहा है। एक बात याद रखिए, सोशल मीडिया किसी को रातों रात खत्म नहीं करता, ये धीरे धीरे मिटाता है। अगर आज की इस बातचीत से आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी क्लैरिटी आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं, कुछ ही समझते हैं।